नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से लिंक ले सकते हैं। किसी भी जो हमने वीडियो पढ़ाए हैं उसमें किसी भी टॉपिक का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। प्रमुख शिक्षण विधियाँ हम पढ़ेंगे। शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं और उन शिक्षण विधियों को हम जो इम्पोर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं उन शिक्षण विधियों को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को करने के लिए अपनाई जाने वाली किसी निश्चित व व्यापक रूप से है। जब हम टीचिंग करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा देने के लिए हम जो किसी निश्चित रूप या किसी टेक्निक को अपनाते हैं, किसी तरीके को अपनाते हैं, तो उसी को क्या हम कहते हैं? शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग वैदिक काल से किया जा रहा है। शिक्षण विधियों का प्रयोग वैदिक काल से किया जा रहा है, लेकिन वैदिक काल में क्या है, शिक्षण के स्थान पर शिक्षा का शब्द का प्रयोग किया जाता था। पहले शिक्षण शब्द का प्रयोग ना होकर शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता था, पर ये जो शिक्षण विधियां हैं इनका प्रयोग वैदिक काल से हो रहा है। जॉन डीवी ने शिक्षण की एक परिभाषा दी है कि कक्षा कक्ष वातावरण में शिक्षक व छात्र द्वारा संगठनात्मक समन्वित प्रयास जिनके द्वारा विषय वस्तु को संगठित करते हुए शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो जॉन डीवी ने क्या बताया है कि संगठनात्मक समन्वित प्रयास, शिक्षक और छात्र का संगठनात्मक और समन्वित प्रयास जो कक्षा कक्ष के वातावरण में किया जाता है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उस शिक्षण विधियां कही जाती हैं। अब शिक्षण विधियों की विशेषताएं हम समझ लेते हैं। शिक्षण विधियों की विशेषताएं। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? शिक्षण विधि व्यवहारिक हो। कैसी हो शिक्षण विधि? व्यवहारिक हो। शिक्षण विधि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। जिन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना है उन उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षण विधि सहायक होनी चाहिए, तब वो शिक्षण विधि है। ना कि जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हम किसी तरीके को अपना रहे हैं और उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शिक्षण विधि नहीं कही जाएगी। तो शिक्षण विधि क्या है? जिन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, तब हम उसको कहेंगे शिक्षण विधि। तीसरा विशेषता आ जाती है शिक्षण को व्यवस्थित क्रम प्रदान करने वाली हो। जो शिक्षण कर रहे हैं, जो टीचर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उसको एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करने वाली हो, तब वो क्या कही जाएगी? शिक्षण विधि कही जाएगी। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाली हो। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने वाली हो। अगला पॉइंट है शिक्षक और बालक के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने वाली हो। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षक है, बालक है, कक्षा कक्ष में उनका जो संबंध कैसा होना चाहिए? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे बालक और शिक्षक के मध्य, तब को क्या कही जाएगी? शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि बालक के मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए शिक्षण विधि। अगला पॉइंट आ जाता है सभी पहलुओं को स्पष्ट करने वाली हो। तो शिक्षण विधि की ये विशेषता होगी कि शिक्षण विधि सभी पहलुओं को स्पष्ट करने वाली हो। अब हम देख लेते हैं शिक्षण विधि के प्रकार। तो शिक्षण विधियों को सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। शिक्षण विधियां कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। दो प्रकार की हम शिक्षण विधियों को बांट सकते हैं। कौन कौन से दो प्रकार की शिक्षण विधियां? एक शिक्षक केंद्रित और दूसरी बाल केंद्रित शिक्षण विधि। शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित जिसमें शिक्षक को केंद्र में रखकर जिसका प्रयोग किया जाता है, और बाल केंद्रित जिसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। तो शिक्षक केंद्रित कौन सी विधियां हैं? शिक्षक केंद्रित विधि वे विधियां होती हैं कि इसमें शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक होता है, जो शिक्षण के संबंध में शैक्षिक नियोजन का आयोजन करता है। जो क्या करता है? शिक्षण के संबंध में शैक्षिक नियोजन का आयोजन करता है, और केंद्र बिंदु क्या होता है? शिक्षक होता है। तो जिसमें केंद्र बिंदु शिक्षक है वो कैसी विधि होगी? शिक्षक केंद्रित विधि। अब इसमें शिक्षक केंद्रित जो विधियां आ जाती हैं कौन कौन सी? व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, कहानी विधि। ये विधियां कैसी हैं? शिक्षक केंद्रित विधियां। व्याख्यान विधि कैसी विधि है?
शिक्षक केंद्रित विधि है। कहानी विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित विधि है। इसके बाद प्रश्नोत्तरी विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। ये जो विधियां हैं ये शिक्षक केंद्रित हैं, इसमें शिक्षक केंद्र में रहता है। दूसरी जो विधियां हैं बाल केंद्रित विधियां। बाल केंद्रित विधियां हैं, इनमें जो पहली आ जाती प्रोजेक्ट मेथड, प्रायोजना विधि, आकल्प निर्माण विधि। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड इसको बोल सकते हैं, प्रायोजना विधि बोल सकते हैं, आकल्प निर्माण विधि बोल सकते हैं। इसका जो प्रतिपादन किसने किया है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने ये दिया है प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। दूसरी हमारी आ जाती है किंडरगार्टन मेथड। तो ये किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है? फ्रोवेल ने। तो ये है बाल केंद्रित विधियां। अगली आ जाती है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि किसने दी है? हेलन पार्कहर्स्ट। अगली खेल विधि, खेल विधि दी है हेनरी कोल्डवेल कुक। मांटेसरी विधि, मैडम मारिया मांटेसरी। समाज मिति विधि, जे.एल. मोरेनो। समाज मिति विधि किसने दी है? जे.एल. मोरेनो ने। अगली अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, खोज विधि, या इसको बोल सकते हैं ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, इसको अनुसंधान विधि भी बोल सकते हैं, अन्वेषण विधि, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इसके कई नाम है। तो ये किसने दी है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है हमारी अनुसंधान विधि। इसके बाद पर्यटन विधि, क्षेत्रीय दल भ्रमण विधि, और अगली है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि किसने दी है? सुकरात ने। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। अगली हमारी आ जाती है अभिनय विधि या पात्र विधि या भूमिका निर्वाह विधि। अभिनय यानी जो फिल्मों में किया जाता है, नाटकों में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अभिनय। तो अभिनय विधि, पात्र विधि या भूमिका निर्वाह विधि। तो ये जो विधियां हैं ये कैसी विधियां हैं? हमारी बाल केंद्रित विधियां हैं। अब इन विधियों को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इन विधियों में किस तरीके से बालक को शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि कौन सी होती है? जिसमें किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है, वो कौन सी विधि होती है? व्याख्यान विधि। इस विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना गया है। कैसी विधि माना गया है? प्राचीनतम विधि। जो व्याख्यान विधि है वैदिक काल से चली आ रही है, तो इसको शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना गया है। अब इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। तो व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? शिक्षक की भूमिका। तो ये कैसी एक शिक्षक केंद्रित विधि है। अब यहाँ पर देखिए, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है और वो सिर्फ व्याख्यान दे रहा है और बच्चे उस व्याख्यान को सुन रहे हैं। तो इसमें केंद्र कौन है? शिक्षक। तो ये व्याख्यान विधि का उदाहरण आ जाता है। अगली विधि है हमारी किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसने दी है? फ्रोवेल ने। किंडन का मतलब पुष्प, गार्डन का मतलब बगीचा। तो फ्रोवेल ने जो किंडरगार्टन विधि दी है इस अपने आधार पर दी है कि हम जो एक इस प्रकार माली अपने बगीचे को बगीचे में पुष्पों की देखभाल करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनकी देखभाल करता है, उनको शिक्षा देता है, भविष्य में वो अच्छे बने इसके लिए उनका ध्यान रखता है। तो किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल ने दी है। और फ्रोवेल ने इसका जो कॉन्सेप्ट रखा है क्या है कि एक बगीचा रूपी विद्यालय है, उसमें बालक जो हैं वो पुष्प के समान है और शिक्षक उसमें माली की भूमिका निभा रहा है। इस तरीके से है बालक पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसको क्या बोला गया? किंडरगार्टन विधि। जिसमें ये जो विधि है ये विधि होती है 4 से 8 वर्ष के बालक के लिए व्यवहारी है। तो जो किंडरगार्टन विधि है वो किस बच्चों के लिए उपयोगी है? 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, और इनको खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। अगली विधि आ जाती है हमारी डाल्टन विधि। डाल्टन विधि में जो है उसको स्वाध्याय पर बल दिया गया है। डाल्टन विधि में बालक के स्वाध्याय पर बल दिया गया है कि बालक स्वयं अध्याय करे, स्वयं देखे, स्वयं समझे जो जिन चीज़ों को देखना है। तो इसमें डाल्टन विधि में क्या बताया गया है कि यदि बालक खेलता है तो उसे खेलने दें, पढ़ता है तो उसे पढ़ने दें, पर कुछ ना कुछ उसे क्रिया करने दें। बालक अगर कुछ क्रिया कर रहा है तो उसको करने दें और उस क्रिया के द्वारा उसको स्वाध्याय के द्वारा सीखने दें, स्वयं सीखने दें। तो इसीलिए इसको डाल्टन विधि या स्वाध्याय विधि भी कहा जाता है। अगली विधि आ जाती है हमारी खेल विधि। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक प्रतिपादक हैं इसके। तो कुक ने अपनी पुस्तक में बालक को खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया।
हुक ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें क्या बालक के खेल के माध्यम से सीखने पर बल दिया। इनके अनुसार खेल खेल नहीं है, यह संपूर्ण जीवन है और इसमें तीनों उद्देश्यों की प्राप्त किए जाते हैं और यह विधि 8 वर्ष के पश्चात लागू होती है। तो यह विधि कब लागू होती है? 8 वर्ष के पश्चात। तो जो शिक्षा खेल खेल में दी जाए, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाया जाए। अब देखिए बच्चे जो हैं वो खेल ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना उनको ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर हम बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं, खेल के द्वारा उन्हें सिखाने का प्रयत्न करते हैं, खेल के द्वारा उन्हें उसी किसी कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं, तो बच्चे जल्दी उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, जल्दी समझते हैं। तो खेल विधि बच्चों के लिए उपयोगी विधि है और ये विधि 8 वर्ष के पश्चात लागू होती है। अगली जो विधि है हमारी मांटेसरी विधि। प्रतिपादक कौन है? मारिया मांटेसरी, मैडम मारिया मांटेसरी। तो इन्होंने इस विधि में क्या कहा है कि जो शिक्षण कार्य करवाने से पहले कर्मेंद्रियों का विकास किया जाता है इस विधि में, लेकिन इसके पश्चात ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है। तो इसमें पहले किसका विकास? कर्मेंद्रियों का, इसके बाद ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है मांटेसरी विधि में। तो श्रीमती मारिया मांटेसरी ने इसे LSRW शिक्षण सूत्र दिया। इसमें जो मांटेसरी विधि है इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र दिया? LSRW। इसके बाद इस शिक्षण सूत्र को LSWR में बदल दिया। किसमें बदल दिया? LSWR में। L में सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो मांटेसरी विधि में इस सूत्र का प्रतिपादन किया है मैडम मारिया मांटेसरी ने। चलिए आगे देखते हैं। अगली विधि है हमारी ड्रेकोली विधि, ओविड ड्रेकोली। ओविड ड्रेकोली ये बेल्जियम के प्रोफेसर थे। इस विधि में अमूर्त और मूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाता था। किसको? आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित किया जाता था मूर्त और अमूर्त कार्यों का अवसर प्रदान कर। तो ये जो विधि है ये जीवन के द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर है? जीवन के लिए, जीवन के द्वारा। तो ये जो ओविड ड्रेकोली हैं इन्हीं के नाम से विधि का नाम पड़ा है ड्रेकोली विधि। ये बेल्जियम के प्रोफेसर थे और इसमें बच्चों को आत्म प्रकाशन का मौका दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है अपने शिक्षा के लिए, समझ के लिए। तो ये आ जाता है ड्रेकोली विधि में। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता, स्तर और योग्यता के अनुसार किया जाता है। ड्रेकोली विधि में जो बालकों का विभाजन किया जाता है किसके अनुसार? उनकी रुचि के अनुसार, कि बालकों की रुचि किस में है, क्षमता उनमें कितनी है, किस तरीके के स्तर उनका क्या है और उनकी योग्यता क्या है, इस आधार पर उनका विभाजन किया जाता है। ड्रेकोली विधि किसने दी है? ओविड ड्रेकोली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली विधि हमारी है खोज विधि। खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग इसके प्रतिपादक हैं। तो इसमें क्या होता है? बालक तथ्यों की खोज स्वयं करता है। खोज विधि में बालक क्या है? बालक को स्वयं खोजना होता है, स्वयं वह खोज करता है। तो तभी इस विधि को क्या कहा गया है? खोज विधि भी कहा गया है। इस विधि को अन्वेषण, खोज या ह्यूरिस्टिक विधि भी माना जाता है और यह विधि करके सीखने पर आधारित है। किसके? करके सीखने पर आधारित है कि बालक स्वयं करके सीखता है इस विधि में। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि में, खोज विधि में बालक तथ्यों की खोज स्वयं करता है, स्वयं तथ्यों को खोजता है और ये करके सीखने पर आधारित है। अगली हमारी आ जाती है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि है, इसमें जॉन डीवी का मानना था कि बालक अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान से सीखता है। जॉन डीवी क्या मानते हैं कि बालक है जो अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान से सीखता है। बालक के जो जीवन में समस्याएं आती हैं उनका वह समाधान निकालता है, इसी के अनुसार वह सीखता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत किया जाने लगा तथा इस अवधारणा के साथ बालक किसी नमूने की हूबहू नकल करता था जिसे व्यवहारिक नहीं माना गया। तो इसमें क्या किया जाता था? बालक को हूबहू नकल करने के लिए कहा जाता था कि इस तरीके से समस्या का समाधान निकालो। तो इसको व्यवहारिक नहीं माना गया क्योंकि इसमें केवल क्रियात्मक पक्ष का विकास था। इसमें कैसा विकास होता था? क्रियात्मक पक्ष का। प्रयोजना जो कार्य है इसको व्यवहारिक बनाने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किलपैट्रिक ने
1939 में परियोजना को शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता प्रदान की, ठीक है, मान्यता प्रदान की तथा प्रायोजना को इस प्रकार परिभाषित किया। किस प्रकार परिभाषित किया कि जो प्रोफेसर हैं इन्होंने प्रायोजना को इस प्रकार परिभाषित किया कि प्रायोजना वह कार्य है जिसे पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ सहृदयपूर्ण तरीके से सहलग्नता के साथ प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रायोजना का जो परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने दी है कि प्रायोजना वह कार्य है जिसे पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ सहृदयपूर्ण तरीके से स्वसहलग्नता के साथ प्राप्त किया जाता है। तो इन्होंने ये परियोजना की परिभाषा दी है जिसमें बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है और प्रोजेक्ट दिया जाता है, उस पर बच्चे कार्य करते हैं। अगली विधि आ जाती है, ये विधि है किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के 6 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं? 6 सोपान बताए हैं प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक ने। अगली विधि है हमारी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि कक्षा कक्ष में उत्पन्न समस्या समाधान की योग्यता का लाभ बालक अपने व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को हल करने में लेता है। समस्या समाधान बालक को विभिन्न पक्षों पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर देता है। तो समस्या समाधान विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को समस्याएं दी जाती हैं और उन समस्याओं का समाधान बालक को स्वयं निकालना होता है। तो इस तरीके से बच्चे अपने इस योग्यता को व्यवहारिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को भी उनका हल निकाल सकते हैं। तो समस्या समाधान में शिक्षक व बालक के मध्य सकारात्मक संबंधों का विकास होता है। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, शिक्षक और बालक के मध्य सकारात्मक संबंधों का विकास होता है और कक्षा कक्ष में उत्पन्न समस्या की योग्यताओं को बालक अपने व्यवहारिक जीवन में भी लागू कर लेता है, उससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान निकाल लेता है। अगली विधि है हमारी भूमिका निर्वाह विधि या अभिनय विधि। भूमिका निर्वाह या अभिनय विधि, अभिनय यानी जो हम फिल्मों में एक्टिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं अभिनय, ठीक है। दर्शन शास्त्रियों का मानना है कि हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी भूमिका में होता है। दर्शन शास्त्री क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी भूमिका में होता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इस विधि में नाटक, कहानी, रंगमंच का आयोजन किया जाता है। उससे संबंधित पात्रों को कक्षा कक्ष वातावरण में जीवित किया जाता है, कक्षा कक्ष वातावरण में, ठीक है, कक्षा कक्ष वातावरण में जीवित किया जाता है, रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा कक्ष परिस्थितियों में कृत्रिम वातावरण में शिक्षक व बालक के मध्य सहभागिता प्रभावी संप्रेषण का प्रभाव उत्पन्न होता है और बालक क्रियाशीलता तथा रुचि लेता है। तो जो अभिनय विधि होती है इसमें क्या बालक जो होते हैं क्रियाशील रहते हैं, उनको किसी पाठ से संबंधित कुछ पात्र दे दिए जाते हैं जिस पर उन्हें अभिनय करना होता है। इससे बालक उसमें रुचि लेते हैं, क्रियाशील रहते हैं और छात्र और शिक्षक के मध्य एक अच्छा व्यवहार संप्रेषण का प्रभाव बनता है। तो हमारी अभिनय विधि होती है, इसके माध्यम से हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए अभिनय हो रहा है, राजा है, तोता है और इसमें क्या शक है इस पाठ का, इसमें अभिनय द्वारा ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो ये विधि कौन सी होगी, अभिनय या भूमिका निर्वाह विधि। तो दर्शन शास्त्री क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी भूमिका में होता है। ये हमने आज पढ़ी कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां, जिसमें हमने कुछ शिक्षण विधियों को डिटेल से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।